हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर। और आज हम लोग लेक्चर 2 करेंगे लाइट का। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक बातें की थी अबाउट वेव, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेव अपने पास दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे वेव, ये दो टाइप के थे। एक था मैकेनिकल वेव और दूसरा थे नॉन मैकेनिकल। ठीक है, लेकिन नॉन मैकेनिकल को हम लोग ये भी पढ़े थे कि नॉन मैकेनिकल में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है और मैकेनिकल में मीडियम की जरूरत होती है। मतलब अगर वेव को ट्रांसफर करना है तो अगर मीडियम की जरूरत पड़े तो वैसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोल देंगे, और जिसमें मीडियम की जरूरत ना पड़े उनको नॉन मैकेनिकल बोलेंगे। तो जो लाइट था ना, वो हमारा नॉन मैकेनिकल वेव का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और बात किए थे लास्ट लेक्चर में कि वेव दो टाइप का और होते थे, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होते थे कि मीडियम का जो पार्टिकल था और जो वेव थे वो आपस में परपेंडिकुलर होते थे। ठीक है, दोनों कितने डिग्री पे होते थे? 90 डिग्री पे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में दोनों का डायरेक्शन सेम होता था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ थीटा कितना 0 डिग्री का एंगल बनाते थे। ठीक है, अब हम लोग लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे तो अब उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना ध्यान रखना, एक बार लेक्चर 1 को जरूर आप लोग देख लेना। ठीक है, तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्या था वो भी एक बार जरूर देख लेना लास्ट लेक्चर को। ठीक है, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या थे वो भी आप देख लेना। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? लाइट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, लाइट तो हमारा एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, और दूसरी बात वो ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब ट्रांसवर्स वेव में भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं लाइट को अगर डिफाइन करूं तो सबसे पहले मैं ये लिखूं, इट इज नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, तो लाइट दो बातों को फॉलो करेगा, एक तो नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़े थे कि नॉन मैकेनिकल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो सिंपल ये भी ध्यान रखना है कि लाइट का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होते थे? सबसे पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, वो कभी टेढ़े कर्व पाथ पर ट्रेवल नहीं करेगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते को फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बेटा सीधी रेखा पे चलना। ठीक है, तो सीधे चलेगा, वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब ये था हमारा बेसिक बात लाइट के बारे में कि लाइट क्या होते हैं। ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एक बात और, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। क्लियर? ये भी बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दूसरा मीडियम की बात करें तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम किस मीडियम में होंगे? वो सिंपल वैक्यूम में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर
अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला फिनोमिना जो अपने को पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग लगा लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों बात करते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम कुछ बातें आपको बता दें, जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सपोज करो ना कि एक सरफेस है अपने पास जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ठीक है, ये जो सरफेस है ना, इसको मैं बोल रहा हूं शाइनी सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, शाइनी और रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी लाइट फॉल होंगे ना वो वापस उसी मीडियम में चले जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, सपोज करो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, इस सरफेस पे, इसी रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको बेटा बताओ, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आया रे ऑफ लाइट, जिस पॉइंट पे आ रहे हैं ना, उस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये लाइन जो है ना इमेजिनरी होता है, ध्यान रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइन होते हैं और इसी लाइन का नाम होता है नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहली बात, नॉर्मल जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो नॉर्मल होंगे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर, अब ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको अपन बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो एंगल आई है ना, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम मतलब ये इसमें बोला जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल तुम ये बोल सकते हो कि जो भी एंगल होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आगे बात ये आती है कि जब लाइट फॉल हुआ, नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे फॉल हुआ उसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया। अब वापस लाइट ना इसी मीडियम में चला जाएगा, जिस मीडियम से लाइट आया था वापस उसी मीडियम में लाइट चला जाएगा। बेटा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो रे है इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है ना उसे बोलते हैं हम लोग आर। मतलब यहां पे मैं ये भी लिख दूं एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ना उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर, अब हम लोग डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, into the same medium is known as reflection of light। अब थोड़ा सोचना, यहां पे मैं क्या लिखा हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, मतलब रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम का बदलना नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जिस मीडियम से लाइट आए थे वापस उसी मीडियम में लाइट चले जाएंगे। मतलब सबसे पहली बात ये कि रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन मीडियम डज नॉट चेंजेस। ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन मीडियम डज नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस। जैसे अगर ये इधर एयर था ना तो वापस लाइट उसी मीडियम में चला जाएगा जिस मीडियम से आए थे, मतलब एयर से आए वापस एयर में ही चले गए। क्लियर है क्या बात यहां तक? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो ना जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है,
मैं आपके डाउट को बिल्कुल सोल्व करूंगा, ठीक है। और अगर कुछ लगे कि मेरे को जैसे कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में ही पोस्ट कर दो, कमेंट में ही डाल दो, ठीक है। मैं उसे देखूंगा और जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब इधर सुनना, रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज नहीं होंगे, पहला बात। तो सर जब रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं हुए तो क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा क्या रिफ्लेक्शन में? तो बेटा इसका आंसर है नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पीड नहीं चेंज होंगे, बिकॉज मीडियम डज नॉट चेंजेस। हाँ, जिस दिन मीडियम बदल गया उस दिन स्पीड भी बदलेगा, उस दिन वेवलेंथ भी बदलेगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मैं वो आगे भी बात करूंगा, तो ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो, बाकी फिर मैं और आगे बात करूंगा, ठीक है। चलो अब इधर देखिए आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग यही पढ़े थे, मीडियम तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज नहीं होंगे तो जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, वो पॉइंट आप लोगों को आनी चाहिए समझ में, ठीक है। और वो आपके माइंड में भी होना चाहिए कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला पॉइंट यही है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीडियम डज नॉट चेंजेस, मीडियम डज नॉट चेंजेस, मीडियम चेंज नहीं होंगे। और जब मीडियम चेंज नहीं होंगे बेटा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होंगे, स्पीड ऑफ लाइट विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होंगे? क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। जिस दिन मीडियम बदल जाएंगे ना, स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाएंगे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होंगे तो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी सेम ही रहेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। ये सब बातें ध्यान में रखें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो ऐसे भी सेम रहता है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, क्लियर, ये बात को ध्यान में रखें, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोट कर लेना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल करता हूं, ठीक है। जैसे एक सवाल है, एक मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, इस पे लाइट आए, क्लियर, और ये लाइट यहाँ पे नॉर्मल है, ये एंगल हो गए आई, और ये एंगल कितने हैं बेटा? आर। बताओ अगर इस वाले लाइट जो इंसिडेंट रे है उसका स्पीड है, सपोज कर लो v, कितना स्पीड है? v, ठीक है। तो v इज द स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड कितना होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड कितना होना चाहिए? इसका भी स्पीड v ही होगा। क्यों? क्योंकि सर रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होते हैं, इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे रिफ्लेक्शन के केस में। क्लियर हुआ क्या बात है? आई बात समझ में क्या? अगर कोई डाउट है फिर से बोल रहा हूं, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो इसे मैं क्लीन करता हूं, उससे पहले आप नोट कर लेना जरूर इन सभी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार बताया नहीं जाता, ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब यहां पे देखना आप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हेडिंग लगाओ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें अपन दो लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन का लॉ यही है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, ठीक है। मतलब समझना ध्यान से,
ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। जैसे देखो, ये सपोज करो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज कर लो मिरर है, ठीक है, मिरर भी एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये इंसिडेंट रे हुए और ये नॉर्मल हुए और ये रिफ्लेक्टेड रे हुए, ठीक है। बोला जा रहा है कि लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। तीनों कौन सा प्लेन में लाई करेंगे? सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो क्या, एक ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, मैं एक और पेन ले रहा हूं और ये जो है ना ये नॉर्मल है, ठीक है, ये दिख रहा होगा सबको क्लियर, ठीक है। अब बताओ, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये मिरर है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये तीनों की जो बात कर रहे हैं, ये तीनों को ध्यान से देखिए तो तीनों एक प्लेन में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ये बोला गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे? एक प्लेन में होंगे। आई बात समझ में क्या? ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा ही बोल रहा था क्या कि मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या अब सही है? अब बताओ कितने लोग को लगता है कि सही है? अगर सही है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट करना, ठीक है। तो बताओ, ये दोनों तो एक प्लेन में है, लेकिन ये जो है ना आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है। ये दोनों एक प्लेन में है, लेकिन जो थर्ड वाला है ना वो आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये लॉ वैलिड नहीं हो पाएंगे, फिर यहाँ पे गलत हो जाएंगे ये रूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, क्लियर। ये आप नोट कर लें, उसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करूं, नोट कर लेना इसको पॉज करके। चलो, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोलते हैं, मैं उसकी भी बात कर लूं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, ये जो है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूं एंगल आई, क्लियर है। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं एंगल आर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है बेटा अपना सेकेंड लॉ। मतलब अगर ये एंगल आई है और जिसका वैल्यू सपोज कर लो 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल आर जो हो जाएंगे ना वो भी 50 डिग्री के बराबर होंगे, पहली बात, ठीक है, हमेशा सेम होंगे। मतलब एंगल आई का जो भी वैल्यू होगा वो एंगल आर के बराबर सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होंगे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये था आपके पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, फिर बाकी और भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलो, दूसरा सवाल जैसे ये है, एक सवाल है, इफ द इंसिडेंट रे makes an angle of 37 degree with the normal, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट में क्या बोला है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड में बोला है एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ द मिरर, मिरर के साथ कितना एंगल बनाएंगे ये बताना है, ठीक है। तो ये दो सवाल है जो अपन को सोल्व करना है। सबसे पहले तो ये बताओ, इस सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे उससे क्या पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ये सपोज करो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्लियर, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब ये जो दिया है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब
क्या लिखा है, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे तो ये वाली बात, ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब ये एंगल कितना गिवन है बताओ, 37। अब मेरे को पता है क्या, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्या जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे ना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होंगे। तो ये 37 है तो ये भी कितना, 37। अब बताओ, एक और बात बताया था मैंने, क्या नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल कितना, ये नॉर्मल है और ये सरफेस, इसके साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो ये बताओ, ये 37 हुए क्या, तो ये कितने हो जाएंगे, 90 माइनस 37, ये हो जाएंगे 53। क्लियर है क्या। और ये 53, ये भी बताओ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 53 डिग्री। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये रहा पहला सवाल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो गए बताओ, 37 ना, हाँ 37 डिग्री, ठीक है। और एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रेज, यही वाला पूछा था ना, विद द मिरर, मिरर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 53 डिग्री। क्लियर हुआ क्या, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस यही तक। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके मैं आपके कमेंट का, आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्द देना चाहूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।